नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री। आज हम लोग हिस्ट्री के तहत जो पहला चैप्टर है इतिहास को जानना, उसी के अंतर्गत एक चैप्टर आता है, यानी कि एक टॉपिक है जिसका नाम है पाषाण काल। तो पाषाण काल को हम लोग अच्छे से करेंगे। उससे पहले कुछ इतिहास को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है कि इतिहास शब्द का जो है उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, सबसे पहले आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि किस वेद में जो है इतिहास शब्द का उल्लेख है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद में। ठीक है, और इतिहास का पिता कौन है, तो इतिहास का पिता है जो है यूनानी इतिहासकार जिसका नाम है हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस का पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री। इस पुस्तक में जो है हिस्ट्री शब्द का उल्लेख किया गया है। और हेरोडोटस का एक और पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जिसको मैं समझा समझा के आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार का। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, आराम से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है इतिहास शब्द का प्रयोग किस वेद में किया गया है, तो देखिए इतिहास शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो अथर्ववेद में किया गया है। याद रखिएगा, इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग अथर्ववेद में किया है। हमको लगता है कि लिखने का दरकार नहीं है। ठीक है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इतिहास शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग या इतिहास शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में है, तो अथर्ववेद में है। ठीक है, और इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, जो यूनान के रहने वाले हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री। द हिस्ट्री पुस्तक में जो सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का उल्लेख किया गया है। हेरोडोटस जी का एक और पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, जो जो एग्जाम में आता आएगा मैं उसी चीज को आपको पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा। ज्यादा अनायास चीजों को मैं इसमें शामिल नहीं करने वाला हूं। तो देखिए, एक प्रसिद्ध विद्वान है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, उनका पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पेसीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और चार्ल्स डार्विन का पुस्तक है ऑन द ओरिजिन्स ऑफ द स्पेसीज। ठीक है, उसके बाद जो है डार्विन ने एक सिद्धांत और प्रस्तुत किया था जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, कब किया था, तो 1860 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है डार्विन ने कब या किस सन में जो है प्रकाशित किया था या सिद्धांत दिया था, तो 1860 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद और कुछ इधर पढ़ना नहीं है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, देखिए जॉन लुबाक। ठीक है, जॉन लुबाक ने जो है 1863 में पाषाण युग को दो भागों में बांटा है। ठीक है, पाषाण युग को दो भागों में बांटा है। कौन सा, तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ऐसे जो है पाषाण काल का तीन भाग है, लेकिन जो है कौन कौन सा है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, तो देखिए जॉन लुबाक ने जो है इतिहास, मतलब जॉन लुबाक ने 1863 इसमें पाषाण युग को दो भागों में बांटा। कौन सा, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। वैसे देखा जाए तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल होता है, लेकिन जॉन लुबाक के अनुसार मध्य पाषाण काल को शामिल नहीं किया गया है, केवल दो भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन, तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, याद है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसको जानने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो जॉन लुबाक ने 1863 ईस्वी में पाषाण युग को दो भागों में बांटा है। काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आप नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए, पाषाण युग का तीन चरण है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, परंतु देखिए यहां पर है, इस चीज को मैं यहाँ पे दिखाना भूल गया। देखिए,
पाषाण युग, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, देखिए देखिए पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ठीक है, और नव पाषाण युग, ठीक है। पाषाण काल देखिए यहाँ पे है, 3 काल खंडों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? पाषाण युग को 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। लेकिन जॉन लुबाक ने 1863 ईस्वी में पाषाण युग को 2 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को गायब कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है एडवर्ड लार्टेड, याद रखिएगा, एडवर्ड लार्टेड नामक इतिहासविद है। उन्होंने पूरा पाषाण काल को, ये जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को जो है क्रमशः निचला, मध्य, उच्च पाषाण काल में बांटने का सुझाव दिया। ये लोग इतिहास के कालखंडों को क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि ताकि इतिहास को अध्ययन करने में, ठीक है, इतिहास का अध्ययन करने में सुविधा हो सके, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट वाइज डिवाइड कर दे रहे हैं। यहां तक क्लियर है चीजों को? तो जॉन लुबाक ने 1863 में पाषाण युग को 2 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद आता है एक इतिहासविद जिसका नाम है एडवर्ड लार्टेड। उन्होंने क्या किया कि पूरा पाषाण काल को जो है 3 स्तर में बांट दिया, निचला, मध्य, उच्च पाषाण काल। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल, ठीक है, एडवर्ड लार्टेड ने पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांट दिया है, ठीक है, निचला, मध्य, उच्च। अब देखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल, अब देखिए एक्चुअल चीज क्या है कि पाषाण काल क्या है, ठीक है, इसको पैलियोलिथिक एज के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। पूरा मतलब होता है पुराना, पाषाण का मतलब पत्थर, ठीक है, जो पाषाण काल से भी ज्यादा पुराना हो उसको हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है। पेलियो का मतलब होता है पुराना, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है लिथिक का अर्थ क्या है? लिथिक का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है। पेलियो का मतलब होता है पुराना, तो पुराना, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल, यहां तक क्लियर है? तो पूरा पाषाण काल जो है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल और केवल हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पूरा पाषाण काल को जो एडवर्ड लार्टेड जो है 3 कालखंड में बांटता है, निचला, मध्य, उच्च। तो निचला को हम लोग पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर, ठीक है, अब देखिए एडवर्ड लार्टेड के अनुसार जो पूरा पाषाण काल है उसके अनुसार जो है निचला, मध्य, उच्च है। तो देखिए पूर्व अथवा निचला पूरा पाषाण काल, ठीक है। याद रखिएगा कि पर्यावरण में जलवायु में हुए परिवर्तन को मनुष्य द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार की प्रकृति के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 चरण में बांटा गया है, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन सा? तो पूर्व अथवा निचला जो एडवर्ड लार्टेड ने बांटा है, ये वाला काल, ठीक है। अब देखिए जो पूर्व अथवा निचला पूरा पाषाण काल है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है औजारों के अनुसार, ठीक है। इसमें जो है 2 तरह के औजार पाए गए, एक है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के औजार है, दूसरा हैंड एक्स है। और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने जितने बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। जहां आवश्यकता पड़ेगा मैं लिख करके कॉपी में समझाऊंगा, जहां आवश्यकता नहीं हो लिखने का कोई दरकार नहीं है, ठीक है। तो पूर्व अथवा निचला पाषाण काल, इस काल के औजार मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति ये क्या है? चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति क्या है? तो याद रखिएगा चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। पेबुल होता क्या है? पेबुल एक्चुअल में एक गोल पत्थर है, याद रखिए पेबुल क्या है? एक गोल पत्थर है जो नदी के बहाव में रगड़ खाने के कारण गोल हो गया है, ठीक है। अब इस पेबुल पर जो है एक तरफ अगर धार कर देंगे, ठीक है, एक तरफ अगर धार कर देंगे तो ये चापर बन जाएगा, ठीक है। चापर बड़े आकार का, मतलब ये जो पेबुल है, पेबुल के एक तरफ अगर धार कर देंगे तो चापर हो जाएगा, और पेबुल के दोनों तरफ धार कर देंगे तो चॉपिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये जो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति है, ये ज्यादातर हमें सोहन नदी घाटी में देखने को मिलता है, जो पंजाब का सोहन नदी घाटी। और सोहन जो नदी है वो सिंधु का सहायक नदी है, याद रखिएगा। इस सोहन नदी
घाटी में जो है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के औजार हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस संस्कृति को सोहन संस्कृति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पेबुल का मतलब होता है वटिकास्म या सपाट, नदी के बहाव में जो भी गोल पत्थर है और रगड़ खाने के, नदी के बहाव में जो पत्थर है वो क्या होता है कि रगड़ खाते हैं, रगड़ खाने के कारण सपाट एवं गोल हो जाते हैं। उसी पत्थर को जो है चॉपर, एक तरफ धार करके चॉपर, ठीक है, और दूसरे तरफ अगर धार कर देंगे तो वो चॉपिंग बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है, एक तरफा धार है, चॉपर में एक तरफ धार कर देंगे। देखिए चॉपर होता कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये पेबुल है, उदाहरण के लिए समझने का प्रयास किया। मान लीजिए ये क्या है, ये पेबुल है, ठीक है, गोल पत्थर है। ठीक, अब इसके एक तरफ अगर धार कर दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए एक साइड यूनिफेसियल, एक तरफ यूनिफेसियल बोलते हैं अंग्रेजी में, एक तरफ धार, ठीक है, और दूसरी तरफ धार करेंगे ऐसे करके। मान लीजिए एक तरफ जो धार है, ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ये पत्थर है, एक तरफ धार कर दिए तो ये कहलाएगा हमारा, इसी को बोलते हैं हम लोग चापर। ठीक है, चापर बोलते हैं। अब देखिए इसके दोनों तरफ मैंने बाईफेसियल दोनों तरफ धार कर दिए तो इसी को हम लोग चॉपिंग बोलेंगे। समझ में आ गया? पेबुल के एक तरफ धार कर देंगे तो चॉपर बन जाएगा, और पेबुल के दोनों तरफ धार कर देंगे तो चॉपिंग बन जाएगा। पेबुल होता क्या है, तो नदी के बहाव में रगड़ खा करके गोल हुआ पत्थर को हम लोग पेबुल बोलते हैं। यह है पेबुल, पेबुल पेबुल। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए, तो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, और ये जो सोहन नदी घाटी में मिलने के कारण, ये पंजाब में पड़ता है सोहन नदी घाटी, ठीक है, और सिंधु की सहायक नदी है सोहन। इसी घाटी में जो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के जो है औजार प्राप्त हुए, इसीलिए इस संस्कृति को चॉपर चॉपिंग जो पेबुल संस्कृति, इसको और एक संस्कृति का नाम तो जानते हैं जिसका नाम है सोहन संस्कृति। यहां तक क्लियर है? पेबुल क्या है, बटिकास्म। उसके बाद देखिए हैंड एक्स, ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, याद रखिएगा ये जो हैंड एक्स संस्कृति है, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं। हैंड एक्स का मतलब क्या होता है, हाथ से बना कुल्हाड़ी। ठीक है, इसका अवशेष जो है मद्रास में, यानी दक्षिण भारत के मद्रास जो है वहां से प्राप्त होता है, अत्रिपक्कम या बाद मदुराई से। ठीक है, जो मद्रास के समीप पड़ता है, इसलिए इस संस्कृति को हम लोग मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं। हैंड एक्स संस्कृति जो है, इसके ज्यादातर उपकरण मद्रास के समीप पाया गया है, जैसे, ठीक है, बाद मदुरई से पाया गया, अत्रिपक्कम से पाया गया है। ठीक है, और सबसे पहले जो है अत्रिपक्कम से जो है ये औजार रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो है सबसे पहले मिलता है। ठीक है, 1863 में हैंड एक्स मिलता है अत्रिपक्कम में मद्रास के। तो इसलिए जो है इस हैंड एक्स संस्कृति को जो है हम लोग मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है? आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि मद्रासी संस्कृति का एक और नाम क्या है, तो हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति का और एक नाम क्या है, तो मद्रासी संस्कृति। ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति के ज्यादातर औजार मद्रास से प्राप्त हुए। कौन सा जगह में, तो अत्रिपक्कम में। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को 1863 ईस्वी में जो है मद्रास के जो है मद्रास के पल्लवरम, ठीक है, मद्रास में एक जगह पड़ता है पल्लवरम, वहां से जो है हैंड एक्स के औजार प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीजों को। तो हैंड एक्स जो है कहां से मिला है, बाद मदुरई अत्रिपक्कम से मिला है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, ये सब नहीं पढ़ना है उतना। उसके बाद देखिए पूर्व पाषाणकालीन जो स्थल है उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन सा है। तो पूर्व पाषाणकालीन जो औजार है वो कहां से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक जगह पड़ता है हथनौड़ा, मध्य प्रदेश का जो इलाका है हथनौड़ा, ये नर्मदा नदी घाटी का इलाका है। ठीक है, मध्य प्रदेश। यहाँ से जो मानव की खोपड़ी देखने को मिलती है, नर्मदा नदी घाटी, हथनौड़ा या हथनौर ग्राम से मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछे मानव खोपड़ी के
प्रमाण कहाँ से मिला है, तो नर्मदा घाटी हथनौड़ा से, ठीक है। उसके बाद देखिए भीमबेटका, ये भी मध्य प्रदेश में है। ये एक तरह से शैलाश्रय है। शैलाश्रय का मतलब होता है, शैल का मतलब होता है पत्थर, आश्रय का मतलब रहना। मानव रहा करते थे कभी गुफाओं में भीमबेटका के, तो इसीलिए ये भीमबेटका क्या है, एक शैलाश्रय है। यहाँ से भी मानव निवास के जो है स्थल का जो है पता चला है, ठीक है। यह कुल मिलाकर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं हैं। देखिए शैलाश्रय है ना, शैलाश्रय तो याद रखिएगा इन चीजों को। शैलाश्रय है भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश से कौन कौन सा जगह है, नर्मदा घाटी, हथनौड़ा ग्राम से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका क्या है, शैलाश्रय, ये भी मध्य प्रदेश में है। कुल मिला के 600 प्राचीन गुफाएं यहाँ से मिला है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी, ठीक है। ये भी जो है पूरा पाषाण काली युग से लेकर के पाषाण युग तक के उपकरण यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि बेलन घाटी कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखिए लोहदा नाला भी है, ठीक है। ठीक है, लोहदा नाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के, यहाँ से भी अस्थि निर्मित जो है मातृ देवी का एक प्रतिमा मिली है। उसके बाद महाराष्ट्र का नेवासा, याद रखिएगा महाराष्ट्र का कौन सा जगह, नेवासा और चिरकी, ठीक है। यहाँ से भी हैंड एक्स, फ्रूटनी, बेदनी इत्यादि मिला है। आपसे डायरेक्ट मैचिंग में पूछा गया नेवासा कहाँ है, चिरकी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। बेलन घाटी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लौदा नाला कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इस जगहों के बारे में पूछता है। नर्मदा नदी घाटी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। हथनौरा कहाँ है, तो नर्मदा घाटी वाला मध्य प्रदेश में, ठीक है। नर्मदा नदी घाटी का हथनौरा से क्या मिला है, तो मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। भीमबेटका क्या है, तो शैलाश्रय है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका से कितने प्राचीन गुफाएं मिले, तो 600 प्राचीन गुफाएं यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जगह के बारे में याद रखिएगा बस। देखिए उड़ीसा का भी एक जगह है जिसका नाम है मयूरभंज, ये सब याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मयूरभंज, ठीक है। यहाँ से भी जब पूरा पाषाण युगीन औजार मिले हैं। उसके बाद दक्षिण भारत, देखिए इसी के बारे में हम बोल रहे थे, दक्षिण भारत, ठीक है। दक्षिण भारत, यहाँ से जो हैंड एक्स परंपरा उपकरण सबसे पहले जो मद्रास के समीपवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है, इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 मद्रास के पल्लवरम से जो है हैंड एक्स प्राप्त हुआ है, ठीक है। उनके बाद जो मित्र किंग जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र हैं, किंग ने जो मद्रास के अत्रिपक्कम से पूर्व जो है अनुसंधान प्रारंभ किया, ठीक है। तो याद रखिएगा जगह का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्रूसफुट वाला बस। रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 मद्रास के पल्लवरम से जो हैंड एक्स मिला है, ठीक है। और एक जगह है अत्रिपक्कम, बदमुद्रई, ये सब जगह से जो है जो हैंड एक्स प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत, इसे मद्रासी संस्कृति क्यों कहा जाता है हैंड एक्स संस्कृति को, क्योंकि ये जो हैंड एक्स सबसे ज्यादा जो है मद्रास से प्राप्त हुआ, इसलिए हैंड एक्स संस्कृति को मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक याद रखिएगा पूरा पाषाण काल। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में, ठीक है। पूरा पाषाण काल में जो है आग का ज्ञान हो चुका है, ठीक है। पूरा पाषाण काल आग का ज्ञान हो चुका है, मैं आगे समझा दूंगा चीजों को, ठीक है। पूरा पाषाण काल अग्नि का ज्ञान हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी, ठीक है, चित्रकारी। अब देखिए चित्रकारी जो है गुफाओं के दीवारों में किया जाता था, ठीक है। और गुफा कौन सा है जिसमें मानव का शैलाश्रय है, तो भीमबेटका की गुफा, मध्य प्रदेश, याद रखिए। यहाँ से जो है 243 गो प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय मिला है। प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है पाषाण काल, ठीक है। तो यहाँ से जो शैलाश्रय प्राप्त हुआ है, प्रारंभिक चित्रों में जो है हरे एवं गहरे लाल रंग का उपयोग किया गया है, ठीक है।
जो भी जो चित्रकारी किया गया है भीमबेटका में, उसमें जो भी प्रारंभिक चित्र है उसमें किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो हरे एवं गहरे लाल रंग का। कौन कौन सा जानवर का चित्र बना हुआ है, तो देखिए भैंस, हाथी, बाघ, गेंडा और सुअर के चित्र है। ठीक है, याद रखिएगा सांप का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस चित्र में सांप का किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और ये जो चित्र की लंबाई है 2 से 3 मीटर तक है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरा मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल क्या है, तो मध्य पूरा पाषाण काल जो है यहाँ पर जो है, और याद रखिएगा ये जो पूर्व पूरा पाषाण काल था ये कुल मिलाकर जो है देखा जाए तो बर्फ से ढका हुआ था। उसके बाद जब मध्य पूरा पाषाण काल है तो थोड़ा तापमान में गिरावट आया। ठीक है, और इसे नेवासा चरण की संज्ञा भी दिया गया है। क्यों, नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा नेवासा चरण की संज्ञा दिया गया है मध्य पूरा पाषाण काल को। नेवासा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए उच्च कोटि के औजार महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो नेवासा के निकट चिरकी के मध्य जो है पूरा पाषाणिक उद्योग का जो निवास के साक्ष्य मिले हैं। तो नेवासा याद रखिएगा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, लोकेशन याद रखिएगा, नेवासा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल का जो मध्य पाषाण काल को जो है किस संस्कृति के नाम से जानते हैं, तो फलक संस्कृति। ठीक है, ठीक है, और मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्ट्ज पत्थर, देखिए पूर्व पूरा पाषाण काल में क्वार्ट्ज पत्थर के औजार बनाए जा रहे थे। ठीक है, आपको तो पता ही है। पूरा पाषाण काल में क्वार्ट्ज पत्थर का उपयोग किया जाता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में क्वार्ट्ज पत्थर के स्थान पर जेस्पर चट फ्लिंट का जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है मध्य पूरा पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृति के भी नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखें, इंपॉर्टेंट है फलक संस्कृति। ऑप्शन में अगर आए कि फलक संस्कृति के नाम से हम किसे जानते हैं, तो मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में जो है क्वार्ट्ज पत्थर का उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्ट्ज पत्थर के स्थान पर जेस्पर चट फ्लिंट का उपयोग, मध्य पूरा पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो है खुरुचनी, बेदनी, तक्षणी, ठीक है, ये सब का भी उपयोग किया जा रहा था। उसके बाद देखिए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का जो थार में जो मध्य पूरा पाषाण काल के अनेक जो है उद्योग प्राप्त हुए हैं, इसलिए वी.एन. मिश्र ने इसे लूनी संस्कृति की संज्ञा दी है। ठीक है, राजस्थान का थार वाला क्षेत्र को जो है वी.एन. मिश्र ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो है मध्य पूरा पाषाणिक उद्योग के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो याद रखिएगा वी.एन. मिश्र ने लूनी उद्योग की संज्ञा किसे दी, तो दक्षिण का जो थार वाला स्थान है राजस्थान का, उसे जो है लूनी उद्योग की संज्ञा वी.एन. मिश्र ने दी है। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल का जो है उपकरण कौन सा है, तो ब्लेड है। ठीक है, कौन सा है, तो ब्लेड। याद रखिएगा उच्च पूरा पाषाण काल का ब्लेड है। तो पूरा पाषाण काल में पूर्व पूरा पाषाण काल में औजार क्या था, तो हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग। उसके बाद आया मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृति। ठीक है, चेस, जेस्पर, ये सब। ठीक है, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल में कौन सा है, तो ब्लेड। ब्लेड एकदम छोटा छोटा पतला जो धार नुकीला होता है ब्लेड, उसका उपयोग उच्च पूरा पाषाण काल में किया जाने लगा। उसके बाद देखिए, ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया, उसके जो 3 हिस्से उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। अब जो है मध्य पाषाण काल को हम लोग पढ़ेंगे। तो मध्य पाषाण काल देखा जाए तो मध्य पाषाण काल को हम लोग जो है पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का बीच का जो है संक्रमण काल कहते हैं। संक्रमण काल क्यों कहा जाता है, तो संक्रमण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि
मध्य जो पाषाण काल है, इसमें पूरा पाषाण काल के भी कल्चर हमें देखने को मिलता है। यानी कि पूरा पाषाण काल का अंतिम चरण का जो है संस्कृति वो मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है, और नव पाषाण काल के पहले चरण की जो है संस्कृति हमें मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की संस्कृति हमें मध्य पाषाण काल में देखने को मिलती है। इसलिए हमें इसे जो है पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच की संक्रमण काल कहते हैं, क्योंकि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों का कल्चर जो है हमें मध्य पाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? इतिहास का 3 काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने किसे पढ़ा? तो पूरा पाषाण काल का 3 चरण को पढ़ा, पूर्व या पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल हो गया। उसके बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल को हम लोग संक्रमण का काल भी कहते हैं। किसका संक्रमण? तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का संक्रमण का काल। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 में कार्लाइल यानी कि सीएल कार्लाइल ने जो है विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज करके निकाला। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में मध्य पाषाण काल के जानकारी देने वाला कौन है? तो 1857 में सीएल कार्लाइल महोदय। ठीक है, ये जो है मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत में मानव अस्थि पंजर जो है मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे। तो भारत में जो अस्थि पंजर है वो सबसे पहले जो कब प्राप्त होता है? तो भारत में मानव अस्थि पंजर जो है मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपसे पूछेगा कि किस काल में जो है अस्थि पंजर के जो है प्रमाण हमें देखने को मिलता है? तो मध्य पाषाण काल। ठीक है, अस्थि पंजर माने मानव का छाप। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने का तकनीक को हम लोग फ्लूटिंग कहते हैं। ठीक है, फ्लूटिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने के तकनीक को हम लोग फ्लूटिंग कहते हैं। फ्लूटिंग आपसे पूछेगा कि फ्लूटिंग का जो है तकनीक किस युग में हुआ है? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, फ्लूटिंग कहा जाता है। उसके बाद देखिए, और मध्य पाषाण काल में जो है जानवरों को जो है पालतू बनाया गया, और पालतू के क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा जानवर को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता, याद रखिएगा। ठीक है, कुत्ता को जो सबसे पहले मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। उसके बाद देखिए बागोर, राजस्थान का एक हिस्सा है बागोर, एक जगह पड़ता है राजस्थान में, बागोर। राजस्थान का एक जगह का नाम है बागोर, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत का सबसे बड़ा मध्यकालीन स्थल है। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मध्यकालीन स्थल कौन है? तो राजस्थान का बागोर। ठीक है, इस बागोर से जो है जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं का जो है प्रमाण हमें देखने को मिलता है। और मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाया गया, और सबसे पहला जानवर जो है पालतू बनाया गया उसका नाम है कुत्ता। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखिए उत्तर प्रदेश का एक जगह पड़ता है सराय नहर राय। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि सराय नहर राय कहाँ है? तो वह है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का प्रतापगढ़। ठीक है, यहाँ पर जो है एक छोटी बस्ती के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से एक छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं सराय नहर राय से। ठीक है, ठीक है, और यहाँ बहुत सारा चीज मिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक जगह पड़ता है महदहा। ठीक है, ये भी है प्रमुख मध्यकालीन स्थल है, याद रखिए। शहर सराय नहर राय ये सब कहाँ का स्थल है? तो मध्य पाषाण काल का। बागोर कहाँ का है? मध्य पाषाण काल का। महदहा का उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, महदहा उत्तर प्रदेश में। यहाँ से क्या मिलता है? तो स्तंभ गर्त मिलता है। ठीक है,
ठीक है। स्तंभ गर्त कहाँ से मिलता है मध्य पाषाण काल में? तो महदहा से मिलता है। उत्तर प्रदेश में स्थित महदहा ये भी एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है उत्तर प्रदेश का चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का है। चौपानी मांडो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और यहाँ से क्या मिलता है? तो यहाँ से जो है झोपड़ी के गोल फर्श मिले हैं चौपानी मांडो से। ठीक है। झोपड़ी का अवशेष मिले हैं चौपानी मांडो से। यहाँ से झोपड़ी के गोल फर्श मिले हैं चौपानी मांडव से। झोपड़ी के भी प्रमाण हमें देखने को मिलता है। और चौपानी मांडव जो है पूर्व पाषाण काल से लेकर के जो है उत्तर मध्य पाषाण काल तक की संस्कृति हमें यहाँ से देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का लेखनिया, काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का लेखनिया। ये भी जो है मध्य पाषाण कालीन जो है प्रमाण हमें देखने को मिलता है। लेखनिया, लेखनिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से जो है लेखनिया से जो है 17 नरकंकाल प्राप्त हुआ है। ठीक है। ठीक है। नरकंकाल मिला है जिसका अधिकांश सिर पश्चिम दिशा में है। ठीक है। अधिकांश सिर कैसा है? पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम दिशा की ओर माथा करके उसको सिर करके गाड़ा गया है। ठीक है। नरकंकाल प्राप्त हुआ है। तो लेखनिया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो है बर्धमान जिला में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है वीरभानपुर। ठीक है। यहाँ ये भी जो है मध्य पाषाण कालीन जो है एक स्थल है। ठीक है। और 1954 के बीच में बीबी लाल ने यहाँ से उत्खनन करवाया। ठीक है। और यहाँ से जो है ऐसा माना जाता है कि यहाँ से आवासीय बस्ती, यहाँ से संयुक्त आवास बस्ती के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। संयुक्त आवास बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। और औजार बनाने का जो कारखाना, ठीक है, यहाँ से मिलता है। तो बर्धमान यानी पश्चिम बंगाल के वीरभानपुर से क्या मिलता है? तो यहाँ से जो संयुक्त आवास बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ औजार बनाने का कारखाना हमें देखने को मिलता है। ठीक है। संयुक्त आवास बस्ती यानी झोपड़ी के भी प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश के जो है जम्बू द्वीप और थोरो द्वीप, यहाँ पर भी जो है मानव के 2 शैलाश्रय हैं। याद रखिएगा ये भी एक शैलाश्रय है। ठीक है। मध्य प्रदेश के पंचमणि के निकट जो है मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय हमें देखने को मिलते हैं जिसका नाम है जम्बू द्वीप, थोरो द्वीप। ठीक है। इस पे जो है मानव रहा करते थे कभी। अब देखिए इंपॉर्टेंट में, उसके बाद देखिए, उसके बाद है नवपाषाण काल। अब ये देखिए नवपाषाण काल क्या है? तो नवपाषाण काल एक क्रांति का युग है। यहाँ पर जो है कई तरह चीजों का आविष्कार भी होता है और शुरुआत भी होता है। सबसे पहले यहाँ पे कृषि की शुरुआत होती है। पशुओं को पालतू बनाया जाता है। ठीक है। ठीक है। पत्थरों के औजार का घर्षण और उन पर पालिश किया जाता है। मृद भाड़ बनाए जाते हैं। ठीक है। पहिए का आविष्कार होता है। कुम्हार का चाक का आविष्कार होता है। मृद भाड़ बनाए जाते हैं। ठीक है। मानव जो है यहाँ पर अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ करता है। ठीक है। तो कई तरह के चीज यहाँ पर होते हैं। अब देखिए नवपाषाण काल जो है इसको हम लोग नियोलिथिक भी बोला जाता है। ठीक है। सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में जो है किया है। क्या किया है? तो नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है जॉन लुबाक ने 1865 में जो है अपनी प्रकाशित पुस्तक जो है प्री हिस्टोरिक टाइम में किया था। तो प्री हिस्टोरिक टाइम में जॉन लुबाक ने क्या किया है? तो नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। ठीक है यहां तक। उसके बाद देखिए, उसके बाद गॉर्डन चाइल्ड भी जो है नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृति को अपने आप में एक पर्याप्त जो है अन्न उत्पादन अर्थव्यवस्था बताया है। ठीक है। तो कुछ चीजों को मुझे क्लियर करना है। तो सबसे पहले है कि यहाँ से आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले पूछा जाए कि नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने अपने पुस्तक में किया है? तो जॉन लुबाक ने किया। कब किया? तो 1865 में किया।
पुस्तक का नाम क्या है, प्री हिस्टोरिक टाइम है, यहाँ तक क्लियर है। और डिगार्डेन चाइल्ड ने भी जो है नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृति को अपने आप में जो पर्याप्त अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कृषि की शुरुआत होती है, ठीक है। और नवपाषाण को जो है नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। तो नवपाषाण यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा किसने दी है? तो डिगार्डेन चाइल्ड ने दी है, ठीक है। क्यों दी है? क्योंकि यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले देखिए कृषि कार्य किया गया, पशुओं को पालतू बनाया गया, पत्थरों के औजारों का घर्षण और उनमें पालिश किया गया, मृद भाड़ बनाया गया। और मृद भाड़ बनाने से पहले जो है कुम्हार का चाक का आविष्कार हुआ, ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ, मानव अस्थायी जीवन बसना प्रारंभ किए, वस्त्र का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इन चीजों का जो है कुछ चीजों का शुरुआत होता है तो कुछ चीजों का आविष्कार भी होता है, इसीलिए इसे नवपाषाण क्रांति की संज्ञा डिगार्डेन चाइल्ड ने दी है, ठीक है। तो मैंने तो आपको पूरा बता दिया, और एक याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, इसमें समझने वाला चीज है, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या चीज है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आग का जो है आविष्कार कब होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूरा पाषाण काल, पाषाण काल का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में हम लोग देख लेते एक बार क्या क्या है, उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है पहला नंबर में पाषाण काल, ठीक है। सबसे पहले पाषाण काल को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, उसको समझेंगे चीजों को। सबसे पहले पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए ये पाषाण काल का कितना टाइप है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, एक नंबर में आएगा हमारा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसका दूसरा आएगा हमारा मध्य पाषाण काल, तीसरा आएगा हमारा नव पाषाण काल, ठीक है। तो देखिए पूरा पाषाण काल, ठीक है, इसका भी 3 चरण है, पूरा पाषाण काल का भी 3 चरण है। हम लोगों ने पढ़ा है पूर्व, मध्य और उच्च, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन यहां से पूरा पाषाण काल, ठीक है, यहां पर जो है आग का आविष्कार होता है, ठीक है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, तो आग का आविष्कार, ठीक है, आग का आविष्कार कहां पे होता है? आग का आविष्कार हो रहा है यहाँ पे, और यहां पर क्या हो रहा है? पशु को पालतू बनाया गया, ठीक है, पशुओं को पालतू बनाया गया, ठीक है, पालतू बनाया गया, ठीक है। तीसरा नंबर, और याद रखिएगा आग का आविष्कार हो गया मध्य पाषाण काल में, पशुओं को पालतू बनाया गया, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग देखिए, और एक याद रखिएगा मध्य पाषाण काल को हम लोग माइक्रोलिथिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, माइक्रोलिथिक का नाम से भी हम लोग मध्य पाषाण काल को जानते हैं। नव पाषाण काल, अब देखिए पशु, सबसे पहले कुत्ता को पालतू भी मध्य पाषाण काल में बनाया गया। नव पाषाण काल में क्या क्या किया गया, तो मैंने आपको बताया कि कृषि का जो है, कृषि कार्य जो है किया गया, ठीक है, कृषि कार्य किया गया। यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कृषि कार्य किया गया, यानी कि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में क्या हो रहा है, तो कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत पहला, ठीक है। दूसरा, पशुओं को पालतू बनाया गया या पाला गया, पशुओं को पालना शुरू, ठीक है।
तीसरा मृद भाग, मृद भाग बनाना, ठीक है। उसके बाद कृषि के बाद क्या होता है, अस्थाई जीवन जीना चालू होता है। अस्थाई, जो आपके बुक में दिया ही नहीं है, अस्थाई जीवन। अगर एग्जाम में पूछे कि मनुष्य ने किसके बाद जो है अस्थाई जीना प्रारंभ किया, तो कृषि के बाद जो है अस्थाई जीवन जीना या अस्थाई रूप से जो बसना प्रारंभ किया, ठीक है। तो अस्थाई जीवन की शुरुआत, उसके बाद पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, ठीक है। पहिए का आविष्कार, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक का निर्माण, ठीक है। ये हो गया आपका। और क्या हो गया, हाँ, पत्थरों का घर्षण और पॉलिश करना, ठीक है। पत्थरों को जो है घसना और घर्षण पॉलिश किया। औजार, औजार का घर्षण और पॉलिश, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, मनुष्य के द्वारा, याद रखिएगा, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि मनुष्य ने जो है सबसे पहले किस जो है धातु का जो आविष्कार किया था, या मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाने वाला धातु कौन सा है, तो तांबा। याद रखिएगा, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाला धातु का नाम क्या है, तो उसका नाम है तांबा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। 2-3 प्रश्न और है, ठीक है। तो आग का आविष्कार हो गया और पशुओं को पालतू बनाया गया। पशुओं में सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया, तो कुत्ता, ये हो गया। उसके बाद देखिए, अभी आया नहीं है धातु वाला, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। और मध्य पाषाण काल का एक और नाम है माइक्रोलिथिक, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले जो है प्रस्तर हो या सबसे पहले याद रखिए पाषाण, पाषाण, ठीक है। पाषाण, पाषाण का मतलब होता है प्रस्तर या पत्थर, एक ही ये चीज है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पत्थर के बाद क्या आता है, तो तांबा। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाने वाला धातु कौन सा है, तो तांबा, ठीक है, ठीक है, तांबा, ठीक है। तो तांबा और पत्थर मिलकर के बनता है ताम्र पाषाण, ठीक है। क्या बनता है, ताम्र पाषाण, ठीक है, ताम्र पाषाण, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ताम्र पाषाण, तांबा और पत्थर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ताम्र पाषाण, ठीक। अब देखिए, तांबा में टीन मिला देंगे, याद रखिएगा, तांबा में, ठीक है, तांबा में क्या मिला देंगे, तांबा में जो है अगर हम लोग टीन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कांसा, क्या बन जाएगा, कांसा, ठीक, क्या बन जाएगा, कांसा, कांसा, ठीक है, कांसा। उसके बाद कांसा के बाद कौन सा संस्कृति आता है, तो लोहा। ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले कौन है, तो पत्थर आया, ठीक है। और मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाला धातु है तांबा, ठीक है। अब तांबा और पत्थर को मिला देंगे तो ताम्र पाषाण, आगे हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए, तांबा में टीन मिला देंगे तो कांसा बनेगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। और 6ठी शताब्दी में हम लोग लोहा के बारे में पढ़ेंगे, जिस समय महाजन पद का उल्लेख होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा,
अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।